HTML इज़ द ओनली लैंग्वेज जिससे हम अपनी कोई भी वेबसाइट को एक ब्राउज़र पर दिखा सकते हैं। तो आपको फ्रंट एंड डेवलपर या UI डेवलपर या फिर फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो HTML की इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर या लेआउट कैसा होता है, HTML ही क्यों, HTML का इंट्रोडक्शन एंड वर्जन, एडिटर। हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आशीष अग्रवाल आप सबका इस न्यू वीडियो में स्वागत करता हूँ। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। आज इस वीडियो में हम HTML के बारे में पढ़ेंगे। HTML इज़ द ओनली लैंग्वेज जिससे हम अपनी कोई भी वेबसाइट को एक ब्राउज़र पर दिखा सकते हैं। हम बैकएंड के लिए तो कोई भी लैंग्वेज यूज़ करें, बट फ्रंट एंड के लिए हमें HTML के अलावा कोई और लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द ओनली लैंग्वेज जिससे हम अपनी वेबसाइट को ब्राउज़र पे दिखाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपने UI या यूज़र इंटरफेस को सुंदर या ब्यूटीफुल बनाने के लिए HTML के साथ और भी कोई लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, लाइक CSS, JS, बूटस्ट्रैप और ना जाने कितनी। तो आपको फ्रंट एंड डेवलपर या UI डेवलपर या फिर फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो HTML की इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर या लेआउट कैसा होता है, HTML ही क्यों, HTML का इंट्रोडक्शन एंड वर्जन कि कौन सा वर्जन हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, एडिटर कि किस एडिटर में हमें HTML कोडिंग करनी चाहिए, लाइक नोटपैड, सबलाइन, विजुअल स्टूडियो कोड्स और भी बहुत सारे एडिटर्स हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि वेबसाइट स्ट्रक्चर और लेआउट क्या होता है। मेनली हमारी एक वेबसाइट 5 सेक्शन से मिलकर बनती है, हेडर, फुटर, लेफ्ट, राइट एंड पेज बॉडी और कंटेंट। हेडर हेडर इज अ पार्ट और सेक्शन ऑफ द वेबसाइट्स व्हिच कम्स ऑन टॉप ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द पेजेस। बेसिकली जो हमारे हर पेज के टॉप सेक्शंस में कॉमन रहे, जो हर सारी पूरी साइट के मल्टीपल पेजेस में कॉमन रहे, उसको हम हेडर कहते हैं। सेम वे फुटर फुटर इज अ पार्ट और द सेक्शन ऑफ द वेबसाइट व्हिच कम्स ऑन बॉटम ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द पेजेस ऑफ द वेबसाइट। लाइक कि जो भी हमारे फुटर में रहता है, जहाँ पे हम कॉपीराइट सिखाते हैं या फिर अपने फुटर लिंक्स सिखाते हैं, वो हमारा फुटर में रहेगा। ऐसे ही लेफ्ट जो बेसिकली सेक्शंस लेफ्ट में हमारे कॉमन रहे हर पेज पे, वो लेफ्ट पैनल के अंदर या लेफ्ट सेक्शंस के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। एंड सेम वे राइट राइट भी ऐसे ही है, जो राइट में रहे वो हम देखते हैं। पेज बॉडी और पेज कंटेंट, बेसिकली ये जो चारों सेक्शंस हैं हमारे हेडर, फुटर, लेफ्ट एंड राइट, ये हमारे कॉमन रहते हैं हर पेज पे, विच मीन्स कि जो हमारे एक पेज पे कंटेंट आ रहा है इन सेक्शंस में, वो सारे पेज पे कॉमन रहेगा। बट पेज बॉडी और कंटेंट वो हमारा यूनिक होता है हर पेज के हिसाब से। पेज बॉडी में अगर हम एक होम पेज पे अगर कुछ कंटेंट दिखा रहे हैं तो वो सिर्फ होम पेज तक ही लिमिटेड रहेगा। ऐसे ही लॉगिन पेज पे अगर दिखा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन पेज पे दिखा रहे हैं, तो वो उसी पेज तक रहेगा। तो दैट इज द पेज बॉडी और उस पेज का कंटेंट हम कहते हैं उसको। बेसिकली ये चारों सेक्शंस जो है हमारे हेडर, लेफ्ट, राइट एंड फुटर, ये हमारे ऑप्शनल्स हैं, विच मीन्स हमारे पास एक या मल्टीपल सारे एक सेक्शंस हो सकता है या सारे सेक्शंस हो सकते हैं या इनमें से कॉम्बिनेशंस हो सकता है। लाइक अगर हमारे पास हो सकता है कि किसी पेज पे हमारे राइट ना हो, राइट पैनल्स ना हो, तो ये उस केस में ये हमारा राइट पैनल हट जाएगा और हमारे 3 सेक्शंस रहेंगे। और हो सकता है कि लेफ्ट ना हो तो और राइट हो, तो उसमें लेफ्ट हट जाएगा, राइट होगा। हो सकता है कि दोनों ही ना हो, तो अगर दोनों नहीं है तो हमारे पूरा पेज सिर्फ 3 सेक्शन से मिलके बना होगा, हेडर, फुटर, पेज बॉडी और पेज कंटेंट। और अगर हमारे पास फुटर नहीं है तो वो उसमें हमारा लेफ्ट और राइट अगर होते हैं तो वो, और हो सकता है तीनों ना हो तो सिर्फ हेडर एंड पेज बॉडी। और इसमें ये भी हो सकता है कि हमारे पास हेडर भी ना हो, तो इसमें सिर्फ हमारा पूरे पेज पे सिर्फ हमारा पेज उस पेज से रिलेटेड कंटेंट आएगा। तो बेसिकली ये है कि अगर हमारे पास कि किसी पर्टिकुलर साइट पे हो सकता है एक सेक्शन हो सकता है 2 हो सकता है मल्टीपल हो। ये सेक्शंस या वेबसाइट लेआउट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम HTML की कोडिंग करेंगे तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे पेज में कॉमन सेक्शंस कौन-कौन से हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स या कॉमन सेक्शंस निकाल के उसकी कोडिंग अलग करते हैं, ताकि अगर हमें इंक्लूड करना है मल्टीपल पेजेस में तो हम सिर्फ डायरेक्ट उसको रीयूज़ कर पाएँ। हर पेज पे हमें उन सेक्शंस की कोडिंग रिपीट ना करनी पड़े, जो हमें एक प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में करनी होती है। तो आइए अब देखते हैं कुछ लाइव एग्जांपल्स अपने वेबसाइट लेआउट के। तो जैसे ये अब हमारी वेबसाइट है syscomindia.com, तो ये हमारा ये बेसिकली ये जो सेक्शन है ये हमारा जिसमें हमारा लोगो, मेन्यू है, ये सारा हमारा हेडर है। क्यों हेडर है? क्योंकि अगर हम देखते हैं, अगर अपने किसी और पेज में भी जाते हैं, जैसे लाइक सर्विसेज पेज में हम गए, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉमन है
या कंपनी पेज में हम गए तो ये कॉमन है, ये चेंज नहीं हो रहा, नीचे के पार्ट्स चेंज हो रहे हैं। एंड सेम वे अगर हम देखते हैं इसमें, अगर हम नीचे आ जाते हैं अपने सबसे वेबसाइट के वेब पेज के नीचे, तो ये देखेंगे तो ये हमारे लिंक्स हैं। तो ये अगर हम देखते हैं, ये बेसिकली इतना ये सेक्शन हमारा, इसको हम कहेंगे फुटर, क्योंकि ये हमारा सेक्शन, ये अब देखेंगे तो हम सारे पेजेस पे रिपीट हो रहा है। लाइक हम कंपनी पेज पे जाते हैं तो अब देखेंगे तो ये भी देखते हैं, ऊपर हेडर फिक्स है, नीचे आए तो ये देखिए ये सारा पेज हमारा सेम है। होम पेज पे भी ये था, इस पे भी है, ऐसी सर्विसेज पेज पे इसमें भी अगर हम देखेंगे तो नीचे फुटर में यही है। बट इसमें हम सब में एक चीज़ देखेंगे तो लेफ़्ट में और हमारे राइट में कुछ भी नहीं है। हर पेज पे ये देखेंगे तो ये पूरा पेज हमारा चेंज हो रहा है। ऐसे ही कंपनी पेज पे भी अगर देखेंगे तो लेफ़्ट और राइट हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ हेडर एंड फुटर है इसमें। ये अगर हम लेफ़्ट और राइट का देखते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं अमेज़ॉन, ठीक है, amazon.in पे अगर हम गए तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो ये है हमारा दिस पर्टिकुलर सेक्शंस, ये हर पेज पे फिक्स होगा। लाइक देखते हैं अगर हम किसी प्रोडक्ट पे जाते हैं तो ये इस पे अगर हम गए तो ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर का पूरा सेक्शन हेडर फिक्स है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये होम पेज पे हमारा ये नहीं था। ये देखिए अगर हम होम पेज पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा लेफ़्ट नहीं था, यहाँ पे सिर्फ हेडर था एंड फुटर था। ये फुटर है, ये भी अगर हम देखेंगे तो हर पेज पे कॉमन रहेगा, ये जो ग्रे पार्ट में है। तो अगर हम अपने किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एक पैनल और यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हो गया। ये दिस इज़ द लेफ़्ट पार्ट ऑफ द वेबसाइट जो अभी मैंने आपको बताया था। इसमें देखेंगे तो ये लेफ़्ट पार्ट है। इसके अलावा ये जो है हमारा दिस पार्ट इज़ द बॉडी पेज, जो हमारा यहाँ पे जो हमारा सारा कॉमन है यहाँ पे। ऐसे ही अगर देखेंगे तो ये फुटर में अगर हम जाते हैं तो ये देखिए ये फुटर हमारा कॉमन जो होम पेज पे भी हमने देखा था यहाँ पे भी है। अब अगर सपोज़ इसके हम अंदर चले जाते हैं और पेज पे क्लिक कर लेते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये राइट पार्ट आ गया, दिस इज़ द राइट पैनल। बट यहाँ पे हमारा देखेंगे तो लेफ़्ट नहीं है, लेफ़्ट गायब है। यहाँ पे अब ये जो हमारा पेज कंटेंट है वो लेफ़्ट में शिफ्ट हो गया है और यहाँ पे राइट आ गया है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेफ़्ट पैनल क्या होता है, राइट क्या होता है, हेडर एंड फुटर क्या होते हैं और इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सेम वे अगर हमें ये आइडेंटिफाई कर लिया तो हम इसकी अलग अलग फाइल्स बना के अपने मेन फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत हैंडी होता है दिखाने, ये बताने के लिए कि कौन से पेज पे हमारा कौन सा पैनल आएगा और कौन सा नहीं आएगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि HTML की कोडिंग हम कैसे करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं W3 स्कूल। W3 स्कूल बेसिकली एक साइट है जिससे हम कोई भी लैंग्वेज या कोई भी कॉन्सेप्ट हम इजीली सीख सकते हैं। यहाँ पे हमने W3 स्कूल ओपन किया, इसके अंदर हम ट्यूटोरियल पे गए। ये देखिए यहाँ पे सारा HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं HTML। ये हमारा HTML है। तो हम HTML के इंट्रोडक्शंस पे जाते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें HTML होता क्या है। HTML बेसिकली स्टार्ट्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारा HTML की फुल फॉर्म है, HTML मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का जैसे मैंने बताया था कि HTML को हम वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये स्ट्रक्चर्स बताता है वेब पेज का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, HTML बेसिकली कंसिस्ट करता है टैग से। HTML में हम टैग्स के थ्रू ही सारे काम करते हैं, जो मल्टीपल टैग्स से ही बनता है। अब ये एक बेसिक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट है। इसको हम देखते हैं कि ये क्या क्या करता है। जो टैग होता है हमारा बेसिकली इस तरीके से स्टार्ट होता है लेस देन के साइन से एंड क्लोज होता है ग्रेटर देन के साइन पे। दिस इज़ वन टैग एंड दिस इज़ अनदर टैग। तो ये बेसिकली एक टैग है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा जो सिंपल HTML डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या क्या है। जो ये पहली लाइन है जिसमें हमने ये बताया है कि ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, हमारा HTML है। इसके बाद ये सेकंड है, यहाँ से हमने ये HTML को ओपन किया है। ये HTML एक टैग है जो भी किसी भी HTML पेज जब भी हम बनाते हैं कोई भी HTML पेज, तो उसमें सबसे पहले हमने ये बेसिक लिखना पड़ता है। बेसिक HTML टैग बताते हैं हम ब्राउज़र को कि ये HTML टैग है और यहाँ पे हमने इसको क्लोज़ किया है सबसे लास्ट में। सबसे ऊपर हम ओपन करते हैं, सबसे लास्ट में क्लोज़ करते हैं। इसके बाद ये हमारा है हेड मतलब ये बेसिकली हेड टैग्स होते हैं जो हमारे मेटा टैग्स के लिए यूज़ होते हैं। मेटा टैग्स बेसिकली जो ब्राउज़र पे तो नहीं दिखते बट हमारे बिहाइंड द सीन ये काम करते हैं। जैसे अगर हम इस पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन टू HTML लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, अगर हम देखेंगे तो
तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल जो है, ये हमारा ये बताता है कि ये टाइटल टैग है, जो यहाँ पे हमने ये लिखा है, जैसे पेज टाइटल लिखा है, ये टाइटल टैग के अंदर हमने लिखा है, तो ये पेज, यहाँ पे हमने लिखा है पेज टाइटल, तो ये पेज टाइटल हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होता है इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल की जगह हमारा यहाँ पे पेज टाइटल आएगा, जो भी हम अपने टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे। तो इसी तरीके से मेटा टैग्स बहुत सारे होते हैं, जो हम आगे वाले सेक्शंस में हम कवर करेंगे। इसके बाद ये हमारा, अब ये हमारा है बॉडी टैग। बॉडी टैग यहाँ से हमने ओपन किया और यहाँ क्लोज़ कर दिया। बॉडी टैग के अंदर जो भी हम टैग्स लिखेंगे, तो वो सारा हमारा जो ब्राउज़र के ऊपर जो डिस्प्ले होगा, जो ये आप देख रहे हैं, ये सारा जो दिख रहा है, ये सारा बॉडी टैग के अंदर ही बनाया हुआ है, जो दिख रहा है हमें। बॉडी टैग के अंदर ही हमारा कोड दिखता है। इसके अंदर फिर हम मल्टीपल टैग्स लगाते हैं, लाइक हमने ये H1 टैग लगाया है, यहाँ पे पैराग्राफ टैग लगाया है, या मल्टीपल टैग्स हैं जो जिस तरीके से हम, जो हमें बताते हैं कि हमें फॉर्मेट कैसे करना है। जैसे यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे, सिंपल HTML डॉक्यूमेंट्स हमने बड़े तरीके से बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ है, बट ये अगर देखेंगे, ये हमारा जो एग्जाम्पल है, ये हमारा छोटे फॉन्ट में लिखा है। तो ये अगर अगेन हमें मल्टीपल टैग से जो हैं, उससे हम डिज़ाइन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। तो ये बेसिकली हमारा एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट्स है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसमें देखेंगे, ये डॉक टाइप डिक्लेयर्स डिफाइंस द HTML5 टाइप का डॉक्यूमेंट्स है। एलिमेंट, ये रूट एलिमेंट है, ये जो HTML पेज का होता है, जो मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले हमें ये डिफाइन करता है। फिर हेड कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशंस, जो अभी मैंने आपको बताया। टाइटल में मैंने आपको दिखाई दिया है। बॉडी एलिमेंट्स में हमारा कंटेनर एलिमेंट्स होता है, जिसमें सारे विजिबल कंटेंट जो हमारे पेज के ऊपर दिखते हैं। हेड इज़ लार्ज हेडिंग, पैराग्राफ, ये सब है। इसी तरीके से ये अगर आप देखेंगे यहाँ से, ये टैग्स बेसिकली अगर हम ओपन करते हैं, यहाँ पे होता है टैग नेम, और ये हमारा क्लोज हुआ, तो इसके बीच का जो कंटेंट होता है, ये टैग हमारा ब्राउज़र पे नहीं दिखता है, इसके बीच का सिर्फ कंटेंट दिखता है। एंड कंटेंट, ये हमारा कंटेंट दिखेगा, और जो टैग्स होगा उसके हिसाब से ये कंटेंट दिखता है कि यहाँ पे बड़ा फॉन्ट दिखाना है, छोटा दिखाना है, रेड कलर में दिखाना है, ब्लैक में दिखाना है, तो वो इसी हिसाब से दिखेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे, ये हमारा है, यहाँ पे हमने H1 टैग के अंदर माई फर्स्ट हेडिंग लिखी है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमने पैराग्राफ के अंदर ये लिखा है। तो ये बेसिकली हमारे अलग अलग टैग्स होते हैं। तो हमारा जो भी टैग है, वो हमारा ओपन भी होगा, क्लोज भी होगा। तो ये स्टार्ट टैग H1 है, तो क्लोज के से पहले हम यहाँ से स्लैश लगा के क्लोज करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ देखेंगे, तो ये हमने यहाँ पे एक ये स्लैश लगाया हुआ है, स्लैश, फिर वही सेम टैग का नाम देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एडिटर्स। एडिटर्स बेसिकली क्या होते हैं? एडिटर्स, हम जैसे HTML एडिटर्स में हम अपना कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने बताया कि आपको नोटपैड में भी काम कर सकते हो, बट नोटपैड एक बहुत बेसिक एडिटर होता है, जिसमें हम मतलब हमारे पास कोई ऑटो सजेशंस वगैरह नहीं आते हैं, तो इसलिए हम इसको अवॉइड ही करते हैं। इसकी जगह हम या तो सबलाइम या विजुअल स्टूडियो कोड, इस टाइप के एडिटर्स हम यूज़ करते हैं। माई पर्सनल फेवरेट इज़ सबलाइम, बिकॉज सबलाइम क्या है, हमारा मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे भी काम करता है। लाइक अगर हमें लिनक्स पे कोडिंग करनी है, तो भी सबलाइम एडिटर मिल जाएगा, या हमें विंडोज़ पे या मैक पे करनी है, तो सब का आता है। वेयर एज विजुअल स्टूडियो कोड, ये हमारे लिमिटेड OS के लिए ही होता है। तो अगर हम ये देखेंगे, तो ये हमने एक सबलाइम का अपना ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं, क्योंकि अगर हमारे सिस्टम में कभी भी कोई भी गड़बड़ी आती है, तो कम से कम हम अपनी फ़ाइल का डेटा को रिकवर कर सकें। तो ये हमने सेव करते हैं, इसको हमने जैसे अपने वेबसाइट्स के अंदर या टेस्ट फ़ोल्डर के अंदर हमसे test.html के नाम से हम सेव करते हैं। दूसरा इसलिए भी ज़रूरी होता है, ताकि ये हमारे ब्राउज़र को ये बता दे कि ये हमारी जो फ़ाइल हम बना रहे हैं किस टाइप की है। अब देखिए, यहाँ पे ऑटो सजेशंस आते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है HTML, तो ये HTML का अपने आप ही इसने यहाँ पे दिखा दिया कि ये इसका क्या है। जैसे ही हम इस पर सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए, जैसे ही हम इसको एंटर मारेंगे, जैसे ही हमने देखिए इसको एंटर मारा, तो ये सारा अपने आप ही इसने लिख के आ गया है। ये जैसे मैंने आपको बताया था, डॉक टाइप HTML, ये अपने आप ही बन गया, हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे जैसे माई फर्स्ट पेज हम यहाँ पे लिखते हैं, माई फर्स्ट पेज, यहाँ पे बॉडी में हमने अभी जो देखा, ये देखिए यहाँ पे सारा अब ऑटोमेटिकली वो सजेशंस देता है। जैसे हमने इसको यहाँ पे एंटर मारा, ये ऑटोमेटिकली आ गया, या उसने बंद भी कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे स्लैश लगाया, उसने अपने आप बंद कर दिया। यहाँ से मैं पैराग्राफ या पी टैग करता हूँ, से दिस इज़ माई पैराग्राफ, दिस इज़ माई पैराग्राफ, और यहाँ से जैसे मैं अब यहाँ से स्लैश लगाऊंगा, या ऑटोमेटिकली बंद कर देगा, और अपने आप ही ले लेगा वो। तो इसको हमने सेव किया, तो इसको अगर हम अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ये इसने दिखा दिया कि माई फर्स्ट बड़े फ़ॉन्ट में, और दिस इज़ माई पैराग्राफ,
ये इसने छोटे फ़ॉन्ट में, और यहाँ पे माय फर्स्ट पेज ये टाइटल मेरा आ गया। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखते हैं अपने ये एचटीएमएल के बेसिक्स। तो ये हम बेसिक्स देखते हैं। इसमें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशंस क्यों ज़रूरी होती हैं, एचटीएमएल हेडिंग्स क्या होती हैं। हेडिंग्स हमारी H1 से लेकर H6 तक जाती हैं। तो जैसे हमने H1 में देखा बहुत बड़ा साइज़ आता है, H2 में देखेंगे थोड़ा कम हो जाएगा, 3 में और कम, और H1 6 सबसे छोटा साइज़ में हमें दिखाएगा। और ये पैराग्राफ टेस्ट है, तो ये सारे हम आगे देखते हैं। इसमें ये सारे हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो हम एलिमेंट्स में वन बाय वन देखते हैं कि होता क्या है। एलिमेंट्स, ये जैसे टैग्स हो गए, ये सारे बेसिकली मल्टीपल टैग्स हैं। ये बेसिकली इस पूरे को ही हम मिला के एलिमेंट कहते हैं। दिस इज़ कंप्लीट पार्ट इज़ एन एलिमेंट। अब इस एलिमेंट्स के हम एट्रीब्यूट्स देखते हैं क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब एचटीएमएल के अंदर जो हम टैग्स हमने डिफ़ाइन किया है, जैसे ये हमारा हाइपरलिंक टैग्स है, मतलब अगर किसी एक पेज को हमने दूसरे पेज से लिंक करना है तो हम ए टैग से या हाइपरलिंक से हम लिंक करते हैं। एंकर टैग इसको बोला जाता है ए को। और इसमें एच जो होता है, ये एच इसमें हम बताते हैं कि जैसे यहाँ पे इसने ये बताया है कि ये इसको इस वेबसाइट से लिंक करना है। लाइक अगर जो भी हमने अभी कोड किया था हम उसको देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए जो अभी हमने कोड बनाया था इसको अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, ये देखिए ये जो भी हमने कोड लिखा था, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ए, यहाँ पे HREF, यहाँ पे इसने ऑलरेडी सजेशंस में दिखा दिया हमें किस साइट से लिंक करना है। तो अगर हम अभी इसको हम करते हैं सिस्कॉम इंडिया से लिंक, syscomindia.com, ये हमारी एक साइट है। यहाँ से अब इसको हमने अब बंद किया, और यहाँ पे अगर हम लिखेंगे इसे, हमारी साइट का नाम लिखते हैं, दिस इज़ माई साइट स्लैश करके एक कर दिया, और इसको हमने सेव किया। अब इसको हम अपने ब्राउज़र पे देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हम दिस इज़ माई साइट पे हमारा लिंक बन के आ गया। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये अब ये हमारी जो साइट है, वेबसाइट syscomindia.com, उसको खोल देगा। तो ये बेसिकली ये जो ये हमने देखा था, ये HREF, ये बेसिकली अब हमारा, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा एट्रीब्यूट है। तो ऐसे ही हमारे हर टैग्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। लाइक ये IMG टैग, अगर हमें किसी को इमेज दिखाना ही है तो यहाँ पे जो SRC है दैट इज़ एन एट्रीब्यूट उस इमेज टैग का। हर टैग्स के अपने अलग एट्रीब्यूट होते हैं। जिसका मतलब है कि अगर हम HREF यूज़ कर रहे हैं ए टैग के अंदर तो वो IMG टैग में नहीं होगा, वो सिर्फ ए टैग या एंकर टैग का ही पार्ट होगा। ऐसे ही इसमें SRC जो टैग है, सोर्स बेसिकली इसको बोला जाता है, वो इमेज के का ही होगा, एंकर टैग में नहीं होगा। तो इसी में जैसे अभी इसमें हमने देख लिया जो IMG टैग है, ये देखिए IMG टैग के अंदर हमने SRC भी दिया, स्पेस देके फिर हमने विड्थ दी, इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के साथ अपने एक टैग को हम दे सकते हैं। ऐसे ही ऑल्ट एट्रीब्यूट है। अब हम आते हैं अपने पर्टिकुलर टैग्स के ऊपर, जो हेडिंग टैग्स है, लाइक ये दिस इज हेडिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये H1 टैग है, ये H2 है, 3, 4, 5, 6, ये देखिए कि जो जिस हिसाब से हमें दिखाना है, जो बड़ा छोटा दिखाना है, उस हिसाब से हम अपने टैग्स को लगाएंगे। यहाँ पे उसने यही सब चीज़ें दिखाई हुई हैं कि लाइक बिगर हेडिंग्स दिखानी है तो H1 में लगाएंगे, राइट। इसके बाद ये हमारा पैराग्राफ टैग्स है। पैराग्राफ बेसिकली जहाँ हमें रनिंग टेक्स्ट दिखाना है वो हम पैराग्राफ में लिखते हैं पी टैग के अंदर। ऐसे ही हमारे तो अब ये देखिए जैसे हमने पी टैग के अंदर अपना ये लिखा है, तो ये हमारा एक पैराग्राफ टैग है, मतलब ये एक कंटिन्यूएशन में लाइन में आएगा। अब ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हम लिखते टाइम तो हमने एंटर किया हुआ है, नेक्स्ट लाइन में लिखा है, बट ब्राउज़र पे जब ये रेंडर करेगा तो एक ही लाइन में करेगा। अगर हमें नेक्स्ट लाइन में दिखाना है तो हमें यहाँ BR टैग का यूज़ करना पड़ेगा। BR कॉपी करके अपने इसमें पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर हमने टैग को पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे अपने ब्राउज़र में, अब जाके रिफ़्रेश करते हैं, हम यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखिए ये हमारा एक ही लाइन में आया है। वेयरएन हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमने इसको मल्टीपल लाइन में दिया था। तो अगर हमें इसको अलग लाइन में दिखाना है तो हमें यहाँ पे ये BR टैग का हमें यूज़ करना पड़ेगा। ये BR टैग यहाँ पे देखिए, अब मैं सब हर लाइन्स पे अपने लगा देता हूँ। इसका मतलब है कि अब ये हमारा हर लाइन न्यू लाइन में दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे, अब देखिए जैसा हमने वहाँ लिखा है वैसे ही आ गया। इसको हम हटा देते हैं, तो ये हमारे सारे
हैश टैग्स हैं, एलिमेंट टैग्स हैं। ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल टैग्स आएंगे लाइन ब्रेक के लिए, जैसे मैंने आपको बताया बी आर टैग आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहें जितनी मर्जी एंटर दे दें, लेकिन ये हमारा दिखाएगा एक ही लाइन में। ऐसे ही हमारे पास ये पी आर ई टैग होता है। पी आर ई टैग इज फॉर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, कि अगर हमने जहाँ पे अगर हमें लगाना है कि हमें लगता है कि हम बी आर नहीं दे पाएंगे, तो हम यहाँ पे पी आर ई टैग्स लगा देते हैं। जैसे ये है पी आर ई, तो यहाँ पे अगर हम देंगे तब ये हमारा सारा नेक्स्ट लाइन में दिखाएगा। मतलब यहाँ पे हमें इंडिविजुअली नेक्स्ट लाइन में दिखा बी आर टैग्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम इसकी जगह अपने पैराग्राफ टैग की जगह हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये देखिए, हम रिफ़्रेश करते हैं अपने एग्जिस्टिंग पेज। अब ये देखिए, हम रिफ़्रेश करते हैं अपने एग्जिस्टिंग पेज को। ये देखिए, यहाँ पे इसने पूरा जो इस लेफ़्ट से स्पेस हमने वहाँ दिया था या एंटर किया था, वो सारा उस दिखा दी। ये देखिए, यहाँ पे हमने लेफ़्ट से भी स्पेस दिया हुआ था। अगर मैं इससे इस लाइन का से लास्ट लाइन का या फर्स्ट लाइन का से मैं ये टैग ये स्पेस हटा देता हूँ। अब ये देखिए, मैंने फर्स्ट लाइन का स्पेस हटा दिया। यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए मेरी फर्स्ट लाइन लेफ़्ट में शिफ्ट हो गई, बाकी नहीं है। तो इसी तरीके से पी आर ई टैग हमारे लिए वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे हमें प्री फॉर्मेटेड टैग्स दिखाना है कि जो हम टाइप कर रहे हैं वैसे ही दिखे ब्राउज़र में। स्पेशली हमें कोई अलग टैग ना लगाना पड़े। इसके अपने एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, कि जैसे अब यहाँ पे हमने स्पेस हम नहीं चाहते थे कि वहाँ दिखे, बट दिख रहा है। तो इसलिए हमें बड़े सोच समझ के टैग्स को चॉइस करना पड़ता है। ऐसे ही अब हम यहाँ आ जाते हैं। अगर हमें किसी टैग्स को अपने स्टाइल्स देना है, मतलब कलर देने हैं या विड्थ हाइट देनी है या फ़ॉन्ट साइज़ देना है, तो हम यहाँ से इसको, ये जैसे हमने देखिए कलर रेड ब्लू और ये दिया है, साइज़ दिया है, तो ये स्टाइल टैग से हम सॉरी तो ये देखिए, हम यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट से, ये एट्रीब्यूट है बेसिकली, स्टाइल इज़ एन एट्रीब्यूट, ये हमारे हर टैग का पार्ट होता है। ये एट्रीब्यूट, कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो हर टैग में होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट टैग स्पेसिफिक होते हैं। ये हमारा हर टैग में होता है। अब ये देखिए, हम जैसे यहाँ पे टैग नेम, यहाँ पे हम H1 भी लिख सकते हैं, या पैराग्राफ का P भी लिख सकते हैं, या डिवीजन का DIV डिव टैग भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से होता है ये। और जो यहाँ पे हम ये CSS की वैल्यूज़ हम यहाँ पे देते हैं, हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, तब भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप सिंपल नहीं समझ में आए तो आप कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे वाले वीडियोज़ में सब समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखिए, यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि बॉडी एक टैग है अगेन हमारा, और ये स्टाइल हमारा एट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर उसको दिया है कि पाउडर ब्लू होना चाहिए, तो वो ब्लू कलर से हमारा बॉडी का बैकग्राउंड कलर लिया दिखा देगा। इस पे हम आगे फोकस करेंगे, स्टाइल्स पे अभी नहीं करते हैं, जब हम CSS पढ़ेंगे। सेम सेम वे फॉर्मेटिंग होती है हमारी कि हमें बोल्ड दिखाना है। फॉर्मेटिंग मतलब अगर किसी को हमें बोल्ड दिखाना है या इटैलिक दिखाना है, जैसे हम वर्ड अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, या तो ऐसे ही, तो बोल्ड के लिए हमें बी टैग यूज़ करते हैं, या स्ट्रॉन्ग। इटैलिक के लिए ई और EM। ऐसे ही ये सारे टैग्स हैं, ये आप देख लीजिए इनको अब यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिए, हमने यहाँ पे दिया है बी टैग दिया है। ये बी टैग के अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो सारा हमें बोल्ड करके दिखा देगा। ये देखिए, मैं यहाँ से कॉपी कर और ये अपने यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, और यहाँ से सारा हटा के, या ये देखिए, हम यहाँ पे बी टैग्स के अंदर दिस टेक्स्ट इज बोल्ड हमने लिखा है। और अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरा दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। अब ये न्यू लाइन में नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये बी आर टैग्स नहीं लगाया था। यहाँ पे अगर मैं बी आर टैग लगा देता हूँ, तो यहाँ पे अब ये न्यू लाइन में आ जाएगा, और बोल्ड है। ऊपर का देखेंगे तो ये बोल्ड नहीं है, बट ये बोल्ड है, क्योंकि हमने ये यहाँ पे बी टैग के अंदर लिखा है। इसी तरीके से हम अपने स्ट्रॉन्ग करना है, या आई और EM, आई इज़ फॉर इटैलिक। अगर किसी टेक्स्ट को इटैलिक बनाना है तो हम ये लिखेंगे, और एम्फेसाइज टेक्स्ट, EM फॉर एम्फेसाइज टेक्स्ट। और स्मॉल टैग होता है बेसिकली कुछ किसी फ़ॉन्ट को अगर हमें स्मॉल दिखाना है। ऐसे ही बिग टैग या लार्ज टैग भी होता है। तो ये सेम वे हमारे ये सारे टैग्स हैं। ये कोटेशंस, अगर आपने बहुत बार देखा होगा, हम कोट, किसी की अगर हमें कोट दिखाना है या ब्लॉक कोट हमें करना है उसको, तो हम यहाँ पे ये कोटेशंस के ये सारे टैग्स हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर ये देखिए, यहाँ पे ये बेसिकली हमने ये कोट, ब्लॉक कोट यूज़ किया है, इस वजह से ऐसा दिखा रहा है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, ये हमने ब्लॉक कोट टैग यूज़ किया है। तो यहाँ पे इसने लेफ़्ट से ही अपने आप ही स्पेसिंग ले ली, टॉप से भी स्पेसिंग ले ली, और उसको कोट के हिसाब से दिखा दिया। नॉर्मली कोट को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं।
ये देखिए, अगर कमेंट्स कमेंट्स मतलब कि अगर ये कमेंट्स टैग होता है बेसिकली इस तरीके से होता है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमें किसी टैग को मतलब हमने एचटीएमएल कुछ कोडिंग की है और उसको हमें नहीं दिखाना ब्राउज़र पे, तो हम उसको कमेंट कर देंगे। दैट मीन्स हाइड कर देंगे, वो ब्राउज़र पर हाइड हो जाएगा। तो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है हमें इसको नहीं दिखाना, तो हमने यहाँ पे ये कमेंट यहाँ पे कर दिया। अब ये देखिए, ये ग्रे से हाईलाइट हो गया है, तो ये अब ब्राउज़र पे नहीं दिखेगा। मैं इसको सेव करता हूँ फाइल, और यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए, ये गायब हो गया, जबकि ये हमारे पास है यहाँ पे। अब मैं कमेंट टैग हटा देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे आना शुरू हो गया। तो बेसिकली कमेंट टैग हमारा यूज़ होता है जहाँ पे हमें किसी चीज़ को नहीं दिखाना, या अपने कुछ रेफरेंसेस के लिए हमने अपने कोडिंग में कुछ अपने कमेंट्स लिख के रखने हैं जो हमें नहीं वेबसाइट के ऊपर नहीं दिखाने, बट अपने रेफरेंस के लिए हैं। वहाँ पे हमें ये यूज़ होता है, जैसे ये हमने यहाँ पे लिख के रखा है। तो अब ये कलर्स हैं, सीएसएस हैं। अगर लिंक्स मैंने आपको बता ही दिया है। कलर्स और सीएसएस हम सीएसएस के टाइम पे करेंगे जब हम सीएसएस पढ़ेंगे। अभी हम इसको लिंक्स देखते हैं, हाइपरलिंक्स। जो हाइपरलिंक्स मैंने आपको बताया था कि ए टैग से करते हैं, AHREF से हम लिंक कर दिया इसको। तो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ पे दो टाइप के यूआरएल्स होते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल्स और रिलेटिव यूआरएल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना कि एब्सोल्यूट यूआरएल्स क्या होते हैं और रिलेटिव यूआरएल्स क्या होते हैं। और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हम इसको HTTP के साथ अगर हम दे रहे हैं तो इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट यूआरएल, मतलब पूरा यूआरएल हम दे रहे हैं तो ये पूरा जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम ये कुछ नहीं दिया, सिर्फ हमने एक पेज का नाम दे दिया, तो इसका मतलब होता है रिलेटिव यूआरएल है। रिलेटिव यूआरएल क्या होता है कि जो हमारी करंट वेबसाइट चल रही है, जैसे अगर हम ये देखेंगे यहाँ कि ये हमारा W3 स्कूल्स है। अगर हमने कहीं पे ये दिया है htmlimages.asp, तो इसका क्या मतलब है कि ये W3 स्कूल्स जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे ये हमारे को HTML इमेजेस, ये बेसिकली इसका जो फाइनल यूआरएल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि HTML के आगे HTML इमेजेस दिखा देगा, और जबकि ये यूआरएल पूरा उसको ऊपर करंट यूआरएल जो है हमारा उसको रिप्लेस कर देगा। तो मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट यूआरएल पूरा यूआरएल को रिप्लेस करता है, और रिलेटिव यूआरएल उस यूआरएल में अपेंड कर देता है, जो लास्ट का स्लैश होगा उसके बाद अपेंड कर देगा। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखते हैं शुरू में स्लैश लगा के, इसका क्या मतलब होता है कि हमारा डोमेन जो भी हमारे रूट डायरेक्टरी है, तो यहाँ से जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे hw3schools.com, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये जो हमारा है, ये बेसिकली ये यहाँ से इसको इस तरीके से ये डोमेन है हमारा। तो इस डोमेन के आगे ये अगर हम स्लैश लगाते हैं तो यहाँ पे इस डोमेन के आगे से शुरू करेगा, और स्लैश नहीं लगाते हैं तो वो लास्ट में जो स्लैश होता है उसके बाद से शुरू करेगा। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल्स एंड रिलेटिव यूआरएल। यहाँ से इमेजेस हैं, इमेज टैग के अंदर इमेज को ही अगर हमें लिंक करना है तो हमने ए टैग के अंदर इमेज टैग को डाल दिया। तो यहाँ पे हम नेस्टेड टैग्स यूज़ कर सकते हैं अपने HTML के अंदर, कि ए के बाद हमने इमेज टैग यूज़ किया, फिर उसके बाद कुछ और। तो यहाँ पे क्या है, इमेज टैग के अंदर वो हाइपरलिंक बना देगा। जैसे कि हमने देखा कुछ टैग्स को हाइपरलिंक बनाता है, ऐसे ये पूरे इमेज टैग को उसके ऊपर लिंक बना देगा। अगर हमें किसी टैग को मेल्स से लिंक करना है, हमें लगता है कि हम साइट से खोलना नहीं है, मेल से करना है, तो ये हम कर सकते हैं इसको, ऐसी बटन्स को। तो इस तरीके से ये हमारे हैं। ये इमेजेस में हमें IMG टैग जो हमने अभी पढ़ा है कि अगर इमेजेस डिस्प्ले करनी है तो हमें IMG टैग को यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे ये IMG टैग है जिसमें हमने सोर्स दिया। सोर्स मतलब कि कहाँ से उस टैग को, उस इमेज को उठाएगा बेसिकली वो। और उसमें ये ऑल्ट टैग है जो बेसिकली हमारे पास, ऑल्ट टैग मतलब जो अगर हम माउस कर्सर ले जाते हैं तो कर्सर के नीचे एक छोटा सा हमारे पास लिखा आता है पॉपअप में कि ये किस टाइप की इमेज है। जैसे यहाँ पे इटालियन ट्रूली लिखा है तो यहाँ पे इटालियन ट्रूली लिखा हुआ आएगा। आइए अब देखते हैं हम इमेज टैग को कैसे यूज़ करते हैं। ये हमारा सोर्स है, सोर्स कोड। हमने इमेज टैग लिया सी, और ये देखिए हमारी एक इमेज फाइल है। ये देखिए हमारी यहाँ पे एक इमेज फाइल है logo.jpg के नाम से। इसमें हम लगाते हैं logo.jpg। ठीक है, अभी खाली हम सिर्फ
इमेज में एसआरसी टैग लगा रहे हैं। ये देखिए हमने इसको रिफ़्रेश किया, यहाँ पे हमारा लोगो आ गया। अभी क्योंकि सेम लाइन में आ रहा है, हमने कोई इसमें अब हम यहाँ पे बी आर टैग लगाते हैं ताकि हमारे पास ये, अब 2 लगा रहे हैं ताकि थोड़ा सा नीचे आए। ये देखिए ये हमारा लोगो आ गया, इमेज आ गई। अब इस ये हमारा इमेज टैग आ गया। इसमें अगर हमें सपोज़ इमेज को कोई छोटा बड़ा करना है तो हम यहाँ पे विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट लेते हैं। तो विड्थ हमने लिया 500 पिक्सल एंड हाइट भी हमने 500 ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारी इमेज वैसे थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल हाइट कम है, उसकी विड्थ ज़्यादा है। बट हमने क्योंकि अपने टैग में 500 बाय 500 लिया है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे, इसको हमने रिफ़्रेश किया तो हमारी इमेज देखिए स्ट्रेच हो गई। तो उसने हाइट भी 500 कर दी है, विड्थ भी 500 कर दिया, स्क्वायर बना दिया, ये देखिए। तो इसलिए हम कभी भी यूज़ करते हैं तो प्रोपोर्शनेट यूज़ करना चाहिए हमें हाइट एंड विड्थ। सपोज़ हमें नहीं पता रेशो, प्रोपोर्शन नहीं पता, तो हम एक ही यूज़ करेंगे। से हमने विड्थ अपनी यूज़ की और हम अब यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हाइट को अपने आप एडजस्ट कर देता है वो। या हमने से हाइट हमने यहाँ पे यूज़ की, हमने विड्थ हटा देते हैं अब यहाँ से, और हमने से हाइट हमने 500 ले ली। तो अब ये देखिएगा कि विड्थ को वो कितना बढ़ा दिया उसने, क्योंकि हाइट उसने 500 लेनी है तो प्रोपोर्शन के हिसाब से उसने विड्थ भी बढ़ा दी। अब ये देखिए ये इमेज मैप है। इमेज मैप अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं, बाद में आगे हम देखेंगे इसको। अच्छा हाँ, ये बैकग्राउंड इमेजेस। अब ये सपोज़ कि कोई इमेज हमारे पास यही इमेज है, ये इमेज है, हमें इसको बैकग्राउंड में डालना है और इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है अपना ये। तो ये कैसे करेंगे? IMG टैग से तो हमारे पास इमेज वैसे आ जाती है, बट अगर हमें बैकग्राउंड में डालना है तो इसको हम अगर हमें बैकग्राउंड में डालना है तो हम बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे किसी भी टैग की। से हमें पी के अंदर डालना है तो पी हम इसकी बैकग्राउंड इमेज जो प्रॉपर्टी होती है एट्रीब्यूट की, स्टाइल एट्रीब्यूट की, उसमें हम डालेंगे। तो ये जैसे पी टैग है और ये स्टाइल बेसिकली हम CSS के थ्रू डाल रहे हैं। स्टाइल मतलब हम यहाँ CSS की कोई भी प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं स्टाइल टैग के अंदर। ये हम जब CSS करेंगे तब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। अभी आपको सिंपल सा ये देख लेते हैं कि हम स्टाइल में कैसे लगाते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ के पीछे अपना ये लोगो लगाना है। यहाँ पे हमने स्टाइल, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें हमेशा ना रिलेटिव पाथ यूज़ करना होता है, या फिर एब्सोल्यूट पूरा पाथ हो ज़्यादा बेटर। तो रिलेटिव पाथ आपको ध्यान से देख के यूज़ करना है। स्टाइल हमने लगाया, ये बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे हम बैकग्राउंड, अब यहाँ पे लिखा हमने बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे ये URL मतलब ये कहाँ से उठाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा URL, और इसके अंदर हमने अपने कोट्स के अंदर जब भी हमें कोई पाथ या देना होता है तो हम इसको ध्यान से सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर देते हैं, क्योंकि हमने डबल कोट्स बाहर यूज़ किया है। ये हमने यहाँ पे ये डबल कोट यूज़ किया हुआ है, ये वाला, और यहाँ पे भी, तो इसलिए हमने इसके अंदर सिंगल कोट लेंगे। अगर आप यहाँ पे डबल कोट ले लेंगे तो आपका कोड काम नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पे अगर हम डबल कोट लेते हैं, इसका मतलब होता है हमने यहाँ ओपन किया और यहाँ क्लोज़ कर दिया, ऐसे ही यहाँ ओपन किया यहाँ क्लोज़ कर दिया, ये दूसरा HTML का लेगा। इसलिए हमें कभी भी जब नेस्टेड कोट्स यूज़ करने होते हैं तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट यूज़ किया, फिर उसके बाद डबल कोट। यहाँ पे हम देखते हैं इमेज हमारी बैकग्राउंड में आई कि नहीं आई। ये देखिए ये हमारी बैकग्राउंड में इस पी टैग के अंदर ये रिपीट हो गई। अब ये रिपीट हो रही है क्योंकि छोटी इमेज है, तो जितना बड़ा पी टैग होगा उतनी बड़ी ये इमेज दिखेगी, उतनी बार रिपीट हो जाएगी। अगर हमें सपोज चाहिए रिपीट ना हो तो हम इसके आगे नो रिपीट यूज़ कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ बैकग्राउंड इमेज। ये देखिए यहाँ पे जैसे इसने यूज़ किया है, यहाँ एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है स्टाइल टैग के अंदर CSS के अंदर हम ये लिख दें। तो दोनों सेम है, ये भी और ये भी, दोनों इक्वल है। अब ये देखिए यहाँ पे जैसे रिपीट हो रही है, अगर हमें रिपीट नहीं करानी है तो हम यहाँ पे नो रिपीट यूज़ कर देंगे, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ये देखिए यहाँ पे ये है, अगर हमें इमेज को रिपीट नहीं कराना है तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर देंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा अपना, और एक CSS के प्रॉपर्टी के बाद हमें अपना, तो एक CSS की प्रॉपर्टी के बाद हमें अपना ये ध्यान रखिएगा सेमीकोलन जरूर लगाना होता है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं बैकग्राउंड रिपीट। यहाँ पे हमने अगर एक बार रिपीट कराना है, नो रिपीट कराना है, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया, नो रिपीट लिख दिया। अब हम देखते हैं अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखिए सारी हटके सिर्फ एक ही, जितना बड़ा टेक्स्ट होगा उसमें एक ही बार आएगा। ऐसे ही हम इसके साथ अपना खेल सकते हैं, जितनी मर्जी हमें करना है। बैकग्राउंड कवर हो गया,
ठीक है, जितना मतलब जितनी बड़ी अगर हमें पूरे उसमें दिखानी है, अभी तो हम यहाँ देखेंगे जैसे हमारे इसमें है कि कट गई है। अब अगर हमें चाहिए कि हमें पूरी दिखानी है इतने में ही, जितना बड़ा है, तो उसको हम स्ट्रेच कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये देखेंगे तो ये बैकग्राउंड रिपीट दिया और यहाँ पे उसने बैकग्राउंड साइज दे दिया 100%, दैट मीन्स 100% उसको ले। तो इसको डिटेल में हम देखेंगे अपना जब हम CSS करेंगे। अच्छा, अब ये हमारा है पिक्चर एलिमेंट। ये पिक्चर एलिमेंट बेसिकली वो एलिमेंट है जब हमें अब अगर अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है। रिस्पॉन्सिव मतलब हमें हर डिवाइस पे उसके फुल रेजोल्यूशंस पे दिखाए, मतलब हर डिवाइस के ऊपर रीडेबल हो और अच्छे से दिखे। दैट मीन अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो वो मोबाइल के हिसाब से दिखे, लैपटॉप पे देख रहे हैं, डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो उसके हिसाब से। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें पिक्चर टैग यूज़ करना होता है इंस्टेड ऑफ IMG। वैसे तो हम IMG भी यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको हमें बूटस्ट्रैप की क्लासेस वगैरह लगानी पड़ती हैं। तो अगर हम यहाँ पे पिक्चर टैग यूज़ करेंगे तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमने ये दे दिया है मीडिया के अंदर कि अगर विड्थ उसकी स्क्रीन की विड्थ हमारी 650 पिक्सल होगी तो ये वाली इमेज दिखाए, नहीं तो अगर विड्थ इतनी है तो ये वाली इमेज दिखाए। तो हम यहाँ पे पिक्चर टैग के अंदर मल्टीपल सोर्स के साथ मल्टीपल इमेजेस दिखा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हमारा डिवाइस की विड्थ कितनी है। लैपटॉप की विड्थ आपको सबको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा होती है, 1280 पिक्सल्स, 1024, 1280, 1900 तक हमारी जाती है डेस्कटॉप की। और जो मोबाइल्स की होती है उनकी विड्थ कम होती है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे इजीली हम दिखा सकते हैं। अभी हमने इमेजेस टैग से देखा कि हम इमेजेस को अपने HTML पेज के अंदर दिखाते हैं। बट एक और चीज़ है इसमें, फैव आइकन। फैव आइकन बेसिकली क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे एक छोटी सी इमेज देखेंगे जो HTML टैग सॉरी टाइटल के साथ हमारे आती है, छोटी सी इमेज, इसी को हम फैव आइकन बोलते हैं। आइए देखते हैं ये आती कैसे है। ये सिंपल सा है, हमारा जो हेड टैग होता है HTML का, जहाँ पे हम सारे मेटा टैग्स मैंने आपको बताए थे वो दिखाते हैं। तो ये फेविकन बेसिकली हमारा इससे आता है, लिंक से। आइए इसको कॉपी करके देखते हैं कैसा आता है। ये हमारा पेज है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं अभी अपना। यहाँ पे आइए देखते हैं हम, यहाँ पे हमने ये सेम जो था यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। और ये एक हमारा फेविकन बेसिकली या तो PNG फाइल होगी या ICO फाइल होती है। तो 16 पिक्सल बाय 16 पिक्सल्स की फाइल होती है, क्योंकि छोटे दिखती है तो इसलिए हम 16 पिक्सल बाय 16 पिक्सल की ही लेते हैं। अब ये मैंने एक यहाँ पे पेस्ट की हुई है। अब इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये हटा देते हैं जो पुराना लगा है और अपना यहाँ पे पेस्ट कर दिया, favicon.ico। अब इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए ऊपर ये हमारे पास ये आइकन आ गया, पहले नहीं आ रहा था अब आ गया। तो ये बेसिकली फैव आइकन का बस इतना ही काम होता है और कुछ नहीं है। और ये दिखाया है इसने कि कौन कौन से सपोर्ट करता है। ICO फाइल है, PNG फाइल है, जिफ, JPG और SVG, ये सारी फाइल्स हमारी सपोर्ट करता है। इसके डायमेंशंस ध्यान रखिएगा 16 पिक्सल बाय 16 पिक्सल्स की ही होनी चाहिए। इसके बाद है हमारा टेबल्स। टेबल्स क्या होती है बेसिकली, अभी तक हमने देखा कि हमने ये जो डेटा है हमारा एक के नीचे एक आ रहा है। बट क्या हम अगर किसी चीज़ को टेबलर फॉर्मेट में दिखाना हो, टेबलर फॉर्मेट मतलब जैसे ये है, ये अगर इस तरीके से किसी को दिखाना है टेबलर फॉर्मेट में, ये कॉलम, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। अब देखिए जैसे ये एक कॉलम है हमारे पास, ये एक कॉलम आ गया, तो ये और ये दूसरा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है और ये हमारा तीसरा कॉलम है। तो ये अगर 3 कॉलम में हमें दिखाना है ऐसे, और ये इसको बेसिकली कहते हैं ये रोज़। ये एक रो हमारी पूरी यहाँ तक, ऐसे ही दूसरी तीसरी रोज़ हैं। तो ये बेसिकली हमें कैसे दिखाते हैं ये देखते हैं। ये इसको हम टेबल टैग से, HTML के टेबल टैग से दिखाते हैं। ये है हमारा टेबल टैग, टेबल, फिर TR से दिखाता है कि टेबल की रो, और TH मतलब टेबल हेडिंग। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि टेबल अगर कोई टैग खुलता है तो उसके बाद बंद भी होता है। तो ऐसे ही हमने पहले टेबल रो खोला, एक टेबल की रो बनाई जिसमें हमने हेडिंग दी है। ये देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग दी है। आइए इसको हम अपने कोड में देखते हैं कैसे होता है। हमें सपोज यहाँ पे हमने टेबल टैग बनाया है, टेबल, ये टेबल आ गया, ये टेबल आ गया। अभी हम और बाकी एट्रीब्यूट सभी कुछ नहीं लिखते हैं। हमेशा एक हैबिट डालिए कि जब भी कोई टैग खोलें हाथ के हाथ उसको पहले बंद कीजिए, बाद में उसके अंदर के टैग्स डालिए, ताकि इससे गलती होने के चांसेस नहीं रहते। क्योंकि अगर एक भी टैग मिसिंग हो गया, क्लोजिंग टैग मिस हो गया, तो आपका ब्राउज़र में पेज बहुत ही ख़राब तरीके से रेंडर होगा या दिखेगा, और आप उसको ढूंढने में कि कहाँ पे क्या गलती है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे। इसलिए इट्स बेटर है कि हाथ जब भी कोई टैग खोलें हाथ के हाथ उसको क्लोज़ कर दें।
अब ये जैसे हमने एक टैग खोला, ये TR ये खोला, फिर अब इसके नीचे ये TR मैंने आपको बताया था, ये टेबल रो होता है। अब इसके अंदर हम देते हैं TD, TD इज टेबल डेटा। तो इसको भी हमने बंद कर दिया। अब यहाँ से लिखेंगे हमारा, ये इसको देते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डेटा, ठीक है। अब इसको हम कॉपी करके अपने नीचे डालते हैं। 3 कॉलम हम बना रहे हैं इसमें, फर्स्ट रो, ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया। अब इसके नीचे अगर हमें दूसरी रो डालनी है तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर देंगे। ये अब हमारा आ गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। आइए हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कैसा आता है। ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब ये देखिए हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे बहुत हौच पौच है क्योंकि हमने टेबल की विड्थ या और कोई एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया है। अब हमें थोड़ा सा फॉर्मेटेड चाहिए, तो आइए हम इसको थोड़ा सा अब इसके एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे हमने दे दी विड्थ। विड्थ को हम किसी भी एट्रीब्यूट की अगर विड्थ है तो हम 2 चीज़ में दे सकते हैं, या तो हम परसेंटेज में दे सकते हैं या फिर एब्सोल्यूट पिक्सल्स में। तो अभी मैं आपको पिक्सल्स का दिखाता हूँ। कि हमने यहाँ पे दे दी 200, खाली 200 इसको विड्थ। जब हम इसको यहाँ पे विड्थ देंगे तो 200 का क्या मतलब है कि ये जितने भी कॉलम्स होंगे उनमें इक्वली डिवाइड कर देगा 200 पिक्सल्स को। आइए देखते हैं, ये हम रिफ्रेश किया, ये देखिए 200 पिक्सल्स में इक्वली डिवाइड कर दे, छोटी हो गई। और तो अब हमें इसको 200 की जगह हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसे 600 पिक्सल्स कर दिया हमने। अब ये देखिए यहाँ पे अब ये हमारा एक एक कॉलम आ गया। अब आपने देखिए कॉलम कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो इसके अंदर हमारे पास, इसमें हमें बॉर्डर का एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर, इसको से हमने 1 कर दिया। अभी 0 बाय डिफ़ॉल्ट 0 पिक्सल होता है, इसको हमने 1 कर दिया। ये देखिए ये चारों इसके सारे तरफ बॉर्डर आ गया। अब ये जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ डबल बॉर्डर आ रहा है, और ये स्पेसिंग यहाँ से लेफ़्ट से थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा टच है। अगर हमें ये लेफ़्ट से स्पेसिंग देनी है, या बॉर्डर को ये जो डबल है ये हटाना है या इसको बड़ा करना है, तो इसके लिए एट्रीब्यूट्स होता है हमारा सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग बेसिकली से अभी हम 10 कर देते हैं। तो ये देखिए 10 करते हैं, जैसे हमने 10 किया तो इसके बीच का गैप बढ़ गया। तो इसका मतलब अगर हम इसको 0 कर देंगे तो ये हमारा देखिए बिल्कुल 0 हो गया। अब सिंगल बॉर्डर है। अब हमें इसके अंदर अभी जो ये है लेफ़्ट से या टॉप से चारों तरफ से हमें स्पेसिंग देनी है, तो इसके लिए हमारे पास होता है इसका सेल पैडिंग। सेल पैडिंग को अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसका भी 2 पिक्सल्स होता है, इसको हमने 10 पिक्सल दे दिया। अब ये देखिए 10 पिक्सल देते ही हमारी चारों तरफ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह स्पेसिंग बढ़ गई, तो इसकी हाइट भी बढ़ गई ऑटोमेटिकली। तो ये बेसिकली इसके जैसे जैसे हम एट्रीब्यूट्स डालते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसको ब्यूटीफाई करते जाएंगे, ये हमारा काम करता रहेगा। अच्छा, इसके अंदर जैसे ही हमने टेबल TD दिया है, टेबल डेटा, ऐसे इसके जो फर्स्ट कॉलम में जो हेडिंग देते हैं हम इसको आइडियली हम TD के साथ भी दे सकते हैं, बट नॉर्मली जो एक स्टैंडर्ड कहता है वो ये कहता है कि हम TH के साथ दें। TH टैग होता है, बेसिकली वो टेबल हेडिंग के लिए होता है। इसको हमने से अगेन कॉपी किया, यहाँ डाला, और इसको TH से हमने रिप्लेस कर दिया। इसको हम हटा देते हैं, ये हम इसको यहाँ देते हैं कॉलम 1 हेडिंग। अब इसको हमने कॉपी करके दोनों जगह इसको डाल दिया, कॉलम 2 हेडिंग, कॉलम 3 हेडिंग। ये देखिए ये हमारी, क्योंकि जब जैसे हम हेडिंग देंगे ये देखेंगे आप बोल्ड में आ गए और सेंटर लाइन हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सेंटर लाइन कर दिया। अगर हमें नहीं चाहिए, हमें लेफ्ट लाइन चाहिए, तो हम यहाँ से यहाँ से अलाइन को हम लेफ़्ट कर देंगे। तो ये देखेंगे, अभी सेव करता हूँ, एक का ही करता हूँ मैं। तो ये देखिए पहले कॉलम का इंडिविजुअली हम बेसिकली हर कॉलम को किसी को इक्वली, बेसिकली हम हर कॉलम को इंडिविजुअली एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। अब सपोज़ हमें चाहिए कि इसकी विड्थ ज़्यादा हो, इसकी कम हो, इन दोनों की, तो यहाँ पे हम इसका दूसरा और दे देंगे विड्थ एट्रीब्यूट। यहाँ पे से अभी हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था, हमने 600 पिक्सल में 200 पिक्सल्स आए थे। अब से हमने यहाँ पे 300 पिक्सल्स एक की देनी है, और नीचे हमने यहाँ पे इनकी 100 पिक्सल्स या 100 दे देता हूँ। ठीक है, इसकी हम 400 दे देते हैं, क्योंकि हमारी इनका टोटल जो है वो 600 के बराबर होना चाहिए, तभी वो लेगा, अदरवाइज़ वो गड़बड़ कर देगा। ये देखिए अभी ये देखिए कॉलम की विड्थ बढ़ गई। तो इसके साथ हम जितना मर्जी चाहें, जैसे मर्जी चाहें खेल सकते हैं। ये तो हो गई हमारी एब्सोल्यूट परसेंटेज, एब्सोल्यूट वेट। अब हमें सपोज परसेंटेज में देना है, तो हम देते हैं कि 100% हमारे पेज के, यहाँ देखिए परसेंटेज साइन लगा दिया हमने, तो इसका मतलब ये परसेंटेज में आ गई।
पूरे पेज के 100% में आए और ये 50% में आए। जहाँ जहाँ हमें परसेंटेज में देनी है हमें यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ 25% और ये इसको हम 30% दे देते हैं और ये 20%। दोनों इन तीनों का अगेन इन तीनों का टोटल 100% होना चाहिए। जितने भी कॉलम्स हैं आपके उनका टोटल जो यहाँ हमने वेट्स दी है वही उसके बराबर होना चाहिए। अब ये देखिए हमने रिफ्रेश किया तो ये देखिए कितना पूरे इस पेज के वेट पे आ गया। तो परसेंटेज का ये फ़ायदा होता है। अब ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि हम कहाँ परसेंटेज में देना है, कहाँ पे हमें एब्सोल्यूट में देना है। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल यही है। हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। देखिए जैसे अब मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे भी इसने ये सब चीज़ें दी हुई हैं टेबल्स के। यहाँ टेबल हेडिंग दिया, फिर टेबल रो दिया टीडी, और 3 रोज बनाई हैं इसने। इसको अगर हम रन करेंगे तो सेम वैसे ही इफेक्ट आएगा। ये बेसिकली सेल्स होती हैं जो टीडी में दिया था हमने, टीडी में हम बनाया था, इसको टेबल सेल बोलते हैं। ये बेसिकली जो एक ये है, ये एक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसे हम एक्सेल में करते हैं फर्स्ट, उनको भी सेल बोलते हैं। ऐसे ही सेम रेफरेंस यहाँ पे हम टेबल टैग के साथ डालते हैं रेफरेंस में, तो इसको हम सेल बोलते हैं। तो ये सेल डेटा होता है ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डेटा या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डेटा, ये सारा बेसिकली सेल डेटा है। ये टेबल रोज़ मैंने आपको बताई हैं, टेबल रो क्या होती हैं। फिर ये हेडर्स मैंने आपको बता दिए। ये देखिए यहाँ पे ये सारे वही टैग्स हैं। टेबल टैग हो गया TH TR TD। ये कॉलम स्पैन्स, अगर 2 कॉलम को मर्ज करना है तो वो कॉलम ग्रुप्स वगैरह से हम कर सकते हैं। ये बॉर्डर्स, अब ये देखिए ये बॉर्डर्स के साथ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इतना पिक्सल्स रहता है जो भी मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ से हम ये बेसिकली इसने CSS से किया है। CSS से हम बाद में बताएंगे, अभी तो मैंने आपको सिंपल HTML से ही बता दिया कि हम बॉर्डर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बॉर्डर को हम CSS से भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जितने भी HTML के एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम सबको CSS से मैनेज कर सकते हैं। वो जब हम CSS करेंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा उसको। ये देखिए ये बैकग्राउंड कलर्स उसने दिया है, ये यहाँ पे कोलैप्स दे दिए हैं, ये सर्कुलर शेप। ये CSS से अब बेसिकली हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस आ जाते हैं CSS से करने के लिए। हम कैसी भी शेप उसको दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम डॉटेड वगैरह दे सकते हैं। ये टेबल साइज़ है। टेबल साइज़ में जैसे मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज में, पिक्सेल्स में, इंडिविजुअल कॉलम्स को या इंडिविजुअल रो की हाइट या कॉल्स, ये देखिए कैसे दिया है इसने। एक रो की हाइट ज़्यादा है, इसकी कम है, तो यहाँ से ये विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट से हम अगेन मैनेज कर सकते हैं इसको। ये जो स्टाइल से दिया हुआ है ये बेसिकली अगेन CSS का तरीका होता है देने का इसको। या तो हम टैग्स के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट्स में CSS की प्रॉपर्टी लगा दें या CSS की अलग फाइल से बना के डाल दें, वन एंड द सेम थिंग। ये टेबल हेडर, ये पैडिंग स्पेसिंग जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, ये पैडिंग स्पेसिंग क्या होती है। विद पैडिंग, ये विदाउट पैडिंग या विद स्पेसिंग है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हमने हटाना है तो उसको क्या करना होगा। ये कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एक ये चीज़ हो रहा है। कॉल स्पैन एंड रो स्पैन ये बेसिकली क्या करता है, ये देखिए इन दोनों कॉलम को ये TH इसने मर्ज कर दिया है। दोनों कॉलम्स के मर्ज करके ये ऊपर वाला एक है, तो मर्ज करने को इसको हम बोलते हैं कॉल स्पैन। इसका कॉल स्पैन 2 देंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे ये रो स्पैन, इसमें 3 दिया है तो 3 आएगा। ये देखिए यहाँ पे इसने दिया है कॉल स्पैन 2 तो नेम, तो यहाँ पे ये कॉल स्पैन 2 को नेम दिया है। तो पहले में दिया है तो इसका ऑटोमेटिकली पहला कॉलम लेगा और उसके नेक्स्ट वाला कॉलम लेगा। अगर हम सेकंड में देंगे तो सेकंड एंड थर्ड लेगा फिर वो। ऐसे ही ये रो स्पैन है। रो स्पैन में भी अगर हम 2 देंगे तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो में दिया है तो सेकंड रो एंड उसके नीचे वाली रो लेगा। हमेशा ये लेफ्ट टू राइट चलता है एंड टॉप टू बॉटम। तो कॉल स्पैन 2 का मतलब है पहला कॉलम जिस कॉलम में दिया है वो और उसके बाद वाला। और ऐसे ही रो स्पैन का मतलब है जिस रो में हमने दिया है और उसके नीचे वाली रो, उन दोनों को मर्ज करेगा। सेम वे अब ये हम देखें, HTML लिस्ट है हमारी। HTML लिस्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर आपने वर्ड में देखा होगा हमारी हम बुलेट पॉइंट्स लगा देते हैं या नंबरिंग दे देते हैं, तो वो लिस्ट होता है। और लिस्ट को हम UL और LI के टैग से करते हैं। ये बेसिकली UL टैग है और ये हमारा इसके अंदर LI। ये इसको भी हम देखते हैं कैसे करते हैं। अब इसके अंदर हम से अब UL टैग हमने लगाया और इसको अगेन सेम बंद किया। उसके बाद फिर हम LI लगाया, LI को भी हमने बंद किया। ये हमारा एक सेट ख़त्म हो गया है। इसको हम देते हैं
लिस्ट फर्स्ट एंट्री। ऐसे ही अगर हम 3-4 एंट्रीज यहाँ डाल दी हैं, लिस्ट 2, 3, 4, ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमने कोई डॉट नहीं लगाया था, बाय डिफ़ॉल्ट इसने ऑर्डर लिस्ट ले ली। यहाँ पे इसने डॉट्स लगा के ले लिया। अगर हमें डॉट की जगह इस सर्कुलर डॉट की जगह स्क्वायर चाहिए या टिक मार्क चाहिए या कुछ और चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पे अपने CSS से मैनेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो। अच्छा, उसको देखने से पहले अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि मैंने हर टैग में इंडेंटेशंस का पूरा ख्याल रखा है। तो अब हमें अब देखेंगे तो जैसे मैंने TR पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली इसका क्लोजिंग ब्रैकेट दिखा देगा। तो अगर आपने इंडेंटेशन नहीं रखेंगे तो ये नहीं दिखाएगा। इंडेंटेशंस के लिए, नेमिंग कन्वेंशंस के लिए मैंने एक अलग से अपना वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा। ये बेसिकली ये दिखाता है कि हम अपनी प्रोग्रामिंग को एक स्टार्टअप लेवल से, स्टार्टिंग लेवल से या फ्रेशर लेवल से हम कैसे प्रोफेशनल लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी लेस नंबर ऑफ लाइंस में करते हुए। आइए इसको यूएल को देखते हैं। यहाँ पे ये ऑर्डर लिस्ट में बेसिकली, अच्छा इसमें ये बेसिकली होता है, एक यूएल टैग होता है और एक ओएल होता है। ओएल इज़ फॉर ऑर्डर लिस्ट एंड यूएल इज़ फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अगर मैं ओएल की जगह, बाकी सब सेम होता है, अगर ओएल की जगह हमें यहाँ पे, सॉरी यूएल की जगह अगर मैं ओएल लगा दूँ तो अब देखेंगे क्या फ़र्क आता है। यहाँ पे हमने किया तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसमें ऑटोमेटिकली नंबरिंग कर दी यहाँ पे, जैसे हमारे वर्ड में करता है। तो ये ऐसे ही ऑर्डर लिस्ट आ गई, ठीक है। अब इसमें अनऑर्डर लिस्ट में हमें अगेन, हम इसमें मैंने आपको बताया था जैसे हम अपने स्क्वायर दे सकते हैं या डिस्क दे सकते हैं, मतलब सर्कुलर दे सकते हैं या एम्प्टी दे सकते हैं, तो वो यहाँ से है। इसमें हम बेसिकली स्टाइल देखे, लिस्ट स्टाइल टाइप में ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर है और कुछ भी नहीं है, ये चारों चीज़ें हम दे सकते हैं। ये मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। ये हमने कॉपी किया और अपनी कोडिंग में यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा डिस्क आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर देना है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर मैंने लिख दिया, यहाँ स्क्वायर लिख दिया। तो ये देखिए यहाँ पे अब ये सर्कल की जगह स्क्वायर बन गया। तो ऐसे ही हम चाहे डिस्क हो, सर्कल है, स्क्वायर है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि जैसे अभी हमने टेबल टैग देखा था जिसमें हमने टेबल रोज बनाई थी, TD लगाया था, तो सेम काम हम अपने ये लिस्ट से भी कर सकते हैं। इसको भी हम एक कॉलम वाइज डिफाइन कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल दिखा सकते हैं और उसके नीचे फिर दूसरी एंट्री दिखा सकते हैं जो वर्टिकल हो। तो ऐसा ही ये सारा काम हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS के साथ हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ दे दिया है मार्जिन 0, पैडिंग 0 और ओवरफ्लो हिडन। तो अगर मैं देखिए यहाँ से ये सिंपल सा, ये हम यहाँ से स्टाइल टैग ये अपना कॉपी करके यहाँ लगाते हैं। यहाँ अपने ये हमेशा स्टाइल टैग हमारे हमेशा हेड के अंदर आता है, ये ध्यान रखिएगा, अगर हम CSS के थ्रू लगा रहे हैं। CSS बेसिकली 3 टाइप की होती है, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ये इन इन चीज़ों के बारे में मैं बाद में डिटेल में समझा दूंगा आपको। ये बेसिकली इंटरनल CSS है जो अभी हम लगा रहे हैं, और जो हम टैग के अंदर लगाते हैं वो इनलाइन होती है, और एक्सटर्नल बेसिकली जो एक अलग से CSS फाइल बना के उसको हम कॉल करते हैं। तो ये अभी हमने इंटरनल CSS लगाई, इसको हम रिफ़्रेश करके देखते हैं कैसा आता है। ये देखिए हमने रिफ़्रेश किया तो अब ये देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल आ गया। अब ये थोड़ी स्पेसिंग वगैरह ठीक नहीं है, वो हम CSS से मैनेज कर सकते हैं इसको स्पेसिंग देना, बट ये देखेंगे पहले वर्टिकल आ रहा था, अब हॉरिजॉन्टल आ गया। तो यहाँ से अगर हम, मैं यहाँ से, ये बेसिकली फ्लोट लेफ्ट से ही हमारा ये सारा काम करता है जो हॉरिजॉन्टल लेता है। अगर इसको मैंने कमेंट कर दिया तो ये देखिए वर्टिकल हो गया, इसको अनकमेंट करते ही ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो ये है बेसिकली CSS के थ्रू हम कैसे अपनी UL को हॉरिजॉन्टल ला सकते हैं। सेम वे ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट भी हमने देख ही लिया कि हम क्या करते हैं। यहाँ पे हमें सपोज मैंने आपको दिखाया था 1 2 3 4 5 आ रहा था लिखा हुआ, अगर हमें 1 2 2 की जगह ABCD लिखना है तो अगेन सेम हम जैसे हमने स्क्वायर और सर्कल देखा UL के अंदर, ऐसे ही OL में हमारा टाइप होता है 1, मतलब वो 1 2 3 दिखाएगा। A कैपिटल A मतलब कैपिटल ABC, स्मॉल a मतलब स्मॉल a, ये इटालियन रोमन में, सॉरी ये बेसिकली टाइप इजिकल टू आई लिखेंगे तो रोमन में दिखाएगा अपर केस, और स्मॉल आई मीन्स रोमन में लोअर केस। तो ये आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा कैसे होता है।
तो बेसिकली ये बेसिक हैं HTML के, जो अभी हमने सीखे हैं। इसके अलावा ये ब्लॉक, इनलाइन, ये थोड़ा सा जब हम CSS करेंगे तब हम जाएंगे। क्लासेस वगैरह का इतना वो होता नहीं है। फाइल पास, लेआउट, रिस्पॉन्सिव, ये हम सीखेंगे आगे। तो इस वीडियो में अभी हमने HTML टैग्स देखे हैं, जो हमारे HTML को, एक पेज को बनाने के काम में आते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फॉर्म्स। बेसिकली बहुत बार होता है कि जब हमें अपना एक फॉर्म बनाना होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या लॉगिन फॉर्म है या कोई डेटा एंट्री का बेसिकली फॉर्म्स होते हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि यूज़र आए, कोई डेटा डाले और वो हमारे पास आ जाए। तो वो बेसिकली फॉर्म्स के थ्रू अचीव होता है। तो HTML में इसमें दिया हुआ है, एक टैग होता है फॉर्म टैग। तो जैसे ये देखेंगे, ये है बेसिकली फॉर्म, और इसमें इनपुट फील्ड्स दिए हैं जहाँ पे वो अपना टाइप कर सकता है। और ये ऊपर इनपुट फील्ड्स के ऊपर ये जो दिया है, इसको हम लेबल्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्म टैग्स है। आइए हम देखते हैं फॉर्म टैग कैसे यूज़ करते हैं। इसको हम अभी UL को हम कमेंट कर देते हैं, इन्हें इनफैक्ट ये हटा ही देते हैं अभी हम। ये थोड़ा सा हम काम का, थोड़ा सा ये UL को हटा देता हूँ मैं रो टेबल को भी, ताकि आपको फॉर्म टैग आराम से दिख जाए। इनफैक्ट टेबल रहने देते हैं ताकि मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये हमने UL हटाया है, अब हम यहाँ पे फॉर्म टैग बनाते हैं। फॉर्म लिखा, अभी हमने कुछ नहीं लिखा, फॉर्म क्लोज कर दिया, ओपन किया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हमने से यहाँ लिखते हैं फर्स्ट नेम, और इसके आगे मुझे दिखाना है इनपुट फील्ड। तो इनपुट के लिए इसमें एक टैग होता है इनपुट। इनपुट टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाना है। टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे कुछ भी ABCD हो या 1 2 3 4 5 है, कॉमा, ब्रैकेट, कुछ भी आप टाइप कर पाएँ, ये हमारा एक है। अब हमें यहाँ पे हम BR लगाएंगे, BR नेक्स्ट लाइन के लिए। तो कॉपी करते हैं, यहाँ पे हमें इसको हम कर देते हैं फर्स्ट नेम की जगह इसको हम कर देते हैं नेम। यहाँ पे कर देते हैं एड्रेस। हमें दो चीज़ दिखानी है, नेम और एड्रेस। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे इनपुट टाइप हमें, अब हमने दो फील्ड बढ़ा दिए हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि नेम का क्या है और एड्रेस कौन सा है जब यूज़र डालेगा? तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको नेम से, इसका एट्रीब्यूट होता है नेम, तो हमने नेम से यहाँ पे नेम दे दिया। ऐसे ही यहाँ पे हम दे देंगे नेम और एड्रेस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कितना स्मार्ट है एडिटर की, उसने ऑटोमेटिकली उसका नाम भी ले लिया है। यहाँ पे उसको ये पता चल गया कि हम यहाँ पे एड्रेस देना चाहते हैं, यहाँ पे नेम देना चाहते हैं, क्योंकि उसने यहाँ से उठा लिया। तो बेसिकली एडिटर को यूज़ करने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट्स होते हैं। ये इसको हमने सेव कर दिया। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमारे पास दो फील्ड आ गई। अब हमने क्योंकि वैसे ही लिया तो इसलिए ये लेफ़्ट और राइट में आई है। अब इसको अगर हमें बिल्कुल अलाइन करना है कि एक जैसा है, तो हम इस पर टेबल टैग यूज़ करेंगे। ये देखिए, अब इसको हम यहाँ पे टेबल में डालते हैं। टेबल, यहाँ पे मैंने टेबल लिया और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। इंडेंटेशंस का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने अब TR, तो अगर आप गैस कर सकते हैं कि हम TD में क्या डालेंगे। ये देखिए, हम पहले TD में, क्योंकि हमें कॉलम में ये इसका हेडिंग दिखानी है, लेबल्स दिखाना है, तो हम यहाँ पे एक पहले TD में ये डालेंगे और दूसरे में हम इसकी इनपुट फील्ड्स डालेंगे। अब ये हम, क्योंकि हमें पास BR का काम नहीं है, क्योंकि हम टेबल यूज़ कर रहे हैं, टेबल ऑटोमेटिकली उसको ले लेगा। तो यहाँ से हम, अब ये फर्स्ट रो में हमारा ये नाम आएगा। सेकंड रो हमें चाहिए जिसमें एड्रेस है, तो हमने TR लगाया और इसके नीचे हमने यहाँ पे सेम TD हमने एक ओपन किया। TD हमने ओपन किया और ये हमारे पास ये TD/TD, और यहाँ पे हम इसको TD बंद कर दिया। यहाँ पे हमने इसको TR को बंद कर दिया। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये सारा आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। और इसको अब हमने यहाँ पे देखिए अब कितनी बढ़िया फॉर्मेटिंग होगी, अलाइनमेंट्स भी आ गई, सब कुछ आ गया। ये फ़ायदा होता है टेबल का। ऐसे ही सेम काम हम इसको UL से भी कर सकते हैं, और एक डिव टैग होता है, डिवीजन के लिए बेसिकली यूज़ होता है, उससे भी कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके होते हैं इसको हमें अलाइन करने के लिए। तभी मैंने आपको टेबल से दिखाया है। अब ये फॉर्म तो बन गया है, बट अभी इसमें सबमिट, इसमें कोई बटन नहीं है कि कैसे सबमिट करेगा कोई। तो इसके लिए हमारे पास, हम इसको एक अलग TR में, अब इसको हम बटन बनाने के लिए हम अपना एक और रो लेते हैं और यहाँ से हमने इसको TR को बंद किया। TD, TD बंद। यहाँ पे अब इसमें जो लेंगे हम इनपुट,
इनपुट लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे टाइप में अब ये टेक्स्ट नहीं लेंगे, हम इसमें टेक्स्ट लेंगे की जगह हम करेंगे इसको सबमिट। सबमिट मतलब ये ऑटोमेटिकली सबमिट बटन बनाएगा इसको, और इसका नेम हम देते हैं नेम सबमिट, और वैल्यू, वैल्यू मतलब उसके ऊपर जो कैप्शन आएगा वो क्या होना चाहिए। यहाँ पे हम देते हैं सेंड, सेंड डेटा। ठीक है, इसको हमने सेव किया और यहाँ से देखेंगे ये सेंड डेटा आ गया। अब यहाँ पे अब देखेंगे क्योंकि हमने टेबल एक टीडी एक ही लिया है, अब इससे इसलिए पहले कॉलम में इसने दिखाया है। अब हमें सपोज यहाँ चाहिए तो हम इसके ऊपर एक टीडी लगाएंगे, एम्प्टी टीडी, जिसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये देखिए अब ये यहाँ पे इस कॉलम के अलाइनमेंट में हो गया। इसमें अगर हमें सेम अगर बॉर्डर चाहिए तो हम यहाँ से ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे ये बॉर्डर हो गया। अब ये देखिए 100% में इसने पूरा दिखा दिया। अब यहाँ पे अगर सपोज हमें 100 नहीं चाहिए, 50 चाहिए, तो हम यहाँ पे 50% कर देते हैं और ये 50% में इसने दिखा दिया। तो ये तरीका होता है, ये बेसिकली फॉर्म्स है, फॉर्म टैग है। और ये ऐसे ही अगर हमें यहाँ पे भेजना है, देखना है कि फॉर्म्स को हमें सबमिट करेंगे तो कौन सी फाइल पे जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास होता है इसका एट्रीब्यूट एक्शन। एक्शन से हम ये बताते हैं कि ये कहाँ जाना चाहिए। से हमारे पास ये कोई PHP की फाइल है जो ले रही है फॉर्म से रजिस्टर डॉट PHP, इस पे जाना चाहिए। तो इस फाइल पे ये डेटा पोस्ट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। और अब हमें ये दिखाना है कि हमें डेटा को भेजने के, फॉर्म को डेटा को सबमिट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है गेट, एक और होता है पोस्ट। बेसिकली क्या होता है, गेट में डेटा जो है वो जाता है हमारा URL के स्ट्रिंग में, और पोस्ट में डेटा हमारा हेडर्स के अंदर जाता है। तो पोस्ट ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि डेटा हेडर में जाता है, तो कोई उसको देख नहीं सकता, कोई पढ़ नहीं सकता, कोई उसको नॉर्मली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बट गेट में क्या होता है कि हमारी URL में जाता है तो कोई भी उसको वो कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। तो देखते हैं इसमें मेथड होता है। बेसिकली मेथड हमने यहाँ पे, पहले मैं आपको गेट से दिखाता हूँ। देखिए गेट किया हमने, तो अभी हम इसको रजिस्टर डॉट PHP हमारे पास नहीं है, तो हम इसी पे अपनी सेम फाइल पे ही हम इसको पोस्ट कर देते हैं, या एक्शन में हम सेम फाइल का नाम डाल देते हैं, तो वो इसी पे ही सबमिट होगा। अब इसको रिफ़्रेश किया, अब ये देखिए ये इस पर हम कुछ डेटा डालते हैं। से हम डालते हैं यहाँ पे A और यहाँ पे B। हमने सेंड किया, तो ये देखिए नेम में हमारा A आ गया और एड्रेस में B आ गया, सबमिट में सेंड डेटा। जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं वो आ गई। तो जितनी भी इनपुट फील्ड्स हैं वो बेसिकली हमारी ऊपर यहाँ पे आ गया। अब कोई भी चाहे तो यहाँ पे एक ही जगह इसको यहाँ पे हमें B करना है तो हम B कर सकते हैं। तो अब कोई रोकने वाला नहीं है, इसको B करके हमने एंटर मार दिया तो सबमिट हो गया। ये हैकिंग का भी बहुत बड़ा एक रीज़न होता है कि हम अपने डेटा को सिक्योर नहीं बनाते हैं। तो सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सिक्योर बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है कि हमें डेटा को हमेशा पोस्ट करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल हमें गेट की स्पेसिफिकली कोई ज़रूरत हो। तो यहाँ पे हमने पोस्ट किया। अब पोस्ट करके अब मैं इसको हटा देता हूँ और इस पेज को दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ। अब जैसे हम करेंगे, अब ये मैंने देखिए यहाँ पे भी सेम A और B डाला और सब सेंड करूँगा, तो यहाँ पे सेंड भी हो गया और यहाँ पे डेटा भी नहीं है। तो दैट मीन्स इसके बैकग्राउंड में ये डेटा गया है, बैकग्राउंड में जाता है तो इसका मतलब ये हेडर में जाता है। तो ये हमारा डेटा पोस्ट हो गया जितना भी है, इसको हम डेटा पोस्टिंग बोलते हैं। और एक चीज़ और आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने ये जो फॉर्म टैग है, फॉर्म टैग जो ओपन किया है वो टेबल के बाहर किया है, और फॉर्म टैग जो क्लोज़ किया है वो टेबल के क्लोजिंग के अंदर किया है। तो क्लोजिंग टेबल टैग के क्लोज के बाद किया है। तो ये बेसिकली मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, जिस सीक्वेंस में हम ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे पहले हमने फॉर्म किया फिर टेबल की, तो उसी सीक्वेंस में हमें क्लोजिंग भी करनी है। जैसे टेबल बाद में खोली है हमने तो पहले टेबल क्लोज होगी, ऐसा नहीं है कि टेबल बाद में क्लोज होगी। तो जिस सीक्वेंस में हम ओपन कर रहे हैं, जो हमारा लेटेस्ट ओपन टैग है बेसिकली वही लेटेस्ट क्लोज होगा। तो सबसे लास्ट में हमारा टेबल टैग ओपन हुआ है तो हमारा टेबल होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये देखिए तो पहले फॉर्म टैग ओपन हुआ, फिर टेबल हुआ, फिर TR हुआ, फिर TD हुआ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहले TD हमने बंद किया, फिर TR बंद किया, और उसके बाद फिर टेबल किया, और उसके बाद फिर फॉर्म किया। तो जैसे जैसे हम ओपन करते जाएंगे वैसे वैसे हम क्लोज करते जाएंगे। आइए हम यहाँ पे देखते हैं फॉर्म कैसा है, इनपुट टाइप। अब यहाँ पे इनपुट के मैंने आपको दो तीन एक ही बताया, एक तो टेक्स्ट बताया जहाँ पे हम इनपुट में हम कुछ भी डाल सकते हैं। एक रेडियो बटन होता है। रेडियो बटन बेसिकली वो चीज़ होती है जहाँ पे हमें कोई सिलेक्शन ऑफ चॉइस देनी है और हमने चाहते हैं कि यूज़र उनमें से एक ही को चूज़ कर पाए, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे टाइप रेडियो बना देते हैं। सेम वे चेकबॉक्स है, अगर हमें कहीं देना है कि जहाँ पे हमें यूज़र बहुत एक से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज़ चेक कर पाए, मतलब सेलेक्ट कर पाए,
जैसे सपोज़ हमने कोई फॉर्म बनाया जहाँ पे हमने यूज़र से इंटरेस्ट लेवल ले रहे हैं कि उसकी हॉबीज़ क्या हैं। तो हॉबीज़ हो सकता है उसका क्रिकेट खेलना भी हो, उसकी मूवीज़ देखना भी हो, उसका बैडमिंटन खेलना भी हो, तो एक से ज़्यादा हॉबीज़ हो सकती हैं। तो वहाँ पे हम चेक बॉक्स देते हैं। बट अब सपोज़ रेडियो बटन है, रेडियो बटन में सपोज़ हम पूछना चाहते हैं कि उसने अपना 10th पास किया है या 12th पास किया है। तो अब उसमें से एक ही ऑप्शन होगा, या तो 12th पास करेगा बंदा, या अगर 12th नहीं किया तो ऑब्वियसली बात है 10th करेगा। तो इन दोनों में से एक ही चूज़ करना होगा। तो इसलिए वहाँ पे हम रेडियो बटन देते हैं। फिर सबमिट बटन मैंने आपको बता दिया, और एक ये नॉर्मल बटन होता है। सबमिट बटन बेसिकली वो बटन है कि फॉर्म को सबमिट करता है। नॉर्मल बटन सिर्फ एक क्लिकेबल बटन होता है कि क्लिक पे कोई एक्शन हमें परफॉर्म कराना है उसके लिए। ये टेक्स्ट फील्ड्स का देख लिया हमने, देखा था अभी हमने। रेडियो बटन्स जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ पे हमने चूज़ करने की फेवरेट लैंग्वेज चूज़ करो, तो यहाँ पे ये इसको रेडियो बटन कहते हैं कि एक को टिक किया और दूसरे पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहला अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चेक बॉक्स है, ये चेक बॉक्स है हमारे। ये चेक बॉक्स हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, पहला सेलेक्ट नहीं हुआ तो इसको चेक बॉक्स को बनाने के लिए देखिए ये इस तरीके से है चेक बॉक्स। ये हमने बना लिया, आईडी दे दिया, नेम दे दिया, वैल्यू दे दी। सबमिट बटन, वैल्यू में मैंने आपको बताया था जैसे सबमिट बटन में वैल्यूज देते हैं, ऐसे ही हर इनपुट टाइप का जो भी होगा सबकी एक वैल्यू होगी, जो बेसिकली डेटा जाएगा वो वैल्यू के फॉर्मेट में ही जाता है। कि जो भी हम चेकबॉक्स सेलेक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू जाएगी, इनपुट टाइप में टेक्स्ट में जो भी हम डालेंगे वो वैल्यू में जाएगा। अब ये देखते हैं फॉर्म के एट्रीब्यूट्स। जो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स मैंने आपको अभी बताए थे वही हैं ये, बेसिकली एक्शंस में हमने कहाँ पे भेजना है उस फॉर्म को, राइट। और टारगेट क्या है, अंडरस्कोर ब्लैंक है, सेल्फ है, पेरेंट है। सेल्फ वेल ब्लैंक का मतलब ये नई विंडो में इसको हमें खोलना है। नॉर्मली इसकी ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है, हम सेम ही विंडो में करते हैं, तो इसलिए मैं इसको नहीं डिटेल में जा रहा। ठीक है, ये मेथड मैंने आपको बता ही दिया था गेट एंड पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। आप इसकी डिटेलिंग यहाँ से और पढ़ सकते हैं। ये फॉर्म एलिमेंट्स हैं। फॉर्म एलिमेंट्स इतने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। जैसे इनपुट मैंने आपको बता दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया। ऐसे ही लेबल, सेलेक्ट, सेलेक्ट मतलब जहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखानी है किसी को, तो वो हम सेलेक्ट उससे दिखाते हैं। टेक्स्ट एरिया हो गया जहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट में बेसिकली हम ये दिखाते हैं कि जहाँ पे हमें एक सिंगल लाइन्स में हमें डेटा इनपुट कराना है। अगर हमें मल्टीपल लाइन्स में या मल्टी लाइन में डेटा को इनपुट कराना है तो हम वहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। बटन्स हम डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली, आप यहाँ से डिटेलिंग देख सकते हैं इसको। ज़्यादा कुछ नहीं है, अपने बेसिक सिंटेक्स समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो आप कोई भी इनपुट टाइप उसको कर पाएंगे। ये देखिए सेलेक्ट, ये एक है नया टैग है, यहाँ पे देख लेते हैं हम। ये सेलेक्ट है, इसमें हमने नेम दिया कार्ड्स, और ये ऑप्शंस, ऑप्शन मतलब उसके अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहीं से कॉपी कर लेते हैं हम इसको। और जो हमने अपना फॉर्म बनाया था इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पे सबमिट बटन से ऊपर, TR। फिर हमने इसको बंद किया। अब आप देख रहे होंगे कि अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितना मुश्किल होता है, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हम कोडिंग करते हैं। तो हमें क्लोजिंग टैग ढूंढने में कितनी मुश्किल हो जाएगी अगर हमने एक भी मिस कर दिया। ये हमने पहले अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। अब ये इस TD में हमने ये दिखाना है ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे हमने लिखते हैं चूज़ योर कार, चूज़ योर कार। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन में बेसिकली आ गया वॉल्वो, साब, फियाट, ऑडी। तो ये सारी बेसिकली इसने यहाँ पे जो भी हमने दिया है वो आ गई। ये बेसिकली होती हैं, दो चीज़ें होती हैं देखिए हर इनपुट टाइप में। एक तो ये डिस्प्ले के लिए होता है जो भी हम उसको दिखाना है यूज़र को, और ये होता है बैकग्राउंड में जाने के लिए, जो वैल्यू बेसिकली हमें हम रिट्रीव करते हैं जब कोई भी फॉर्म ये सबमिट करेगा। तो हर में वैल्यू की फील्ड ही हमें डेटा में मिलेगी, ना कि ये वाली। ठीक है, ये ऑप्शन टैग हो गया, ऑप्शन टैग मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें बेसिकली आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ये टेक्स्ट एरिया है जहाँ पे हम मल्टी लाइंस देते हैं, हम एंटर मारेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। टेक्स्ट टाइप में नहीं आएगा, बट इसमें आ जाता है जब टेक्स्ट एरिया होता है। ठीक है, ये इनपुट टाइप्स में देखते हैं क्या है।
इनपुट टाइप्स में ये सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं, बटन्स, चेक बॉक्स, कलर, डेट, ये सारी हिडन फील्ड्स, मतलब कुछ डेटा हमें यूज़र को ना दिखा के हिडन में पास कराना है तो उसके लिए हम इनपुट टाइप हिडन लेते हैं। इमेज, अगर कोई हमें इमेज देना है कि यूज़र को चूज़ करे कि कोई फ़ाइल अपलोड करवानी है कि यूज़र अपने चूज़ करके से बायोडाटा अपना सेव करे, तो उसके लिए हम यहाँ पे फ़ाइल टाइप इसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही इमेज है कि जहाँ पे हमें इमेज अपलोड करानी है, ये सारी चीज़ें वो ही हैं। इनपुट टाइप में बेसिकली ये है, या पढ़ लेंगे तो ईज़ी है, ये ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो इनपुट ये बेसिकली सारे हमने एचटीएमएल अभी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं। यहाँ पे देखिए कैनवास, एसवीजी, मीडिया, ये सब इतने ज़्यादा बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं होते, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में हमारे काम आते हैं, अदरवाइज़ जो मेजरली यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे भी एचटीएमएल के एग्जांपल्स हैं थोड़े बहुत, तो वो आप अपने रेफरेंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए उसको कर सकते हैं। तो ये सारा एचटीएमएल के बारे में था। इसको ये अभी हमने ओवरऑल बहुत बेसिक कवर किया है। मैं ट्राई करूँगा कि अपने आने वाले वीडियो में इसको और डिटेल में कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ लेके इनको कवर करूँ, ताकि आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ में आए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू द आंसर एज़ सून एज़ पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस तरीके के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि जल्दी से जल्दी आपको वीडियोस मिलें। हम अपने आने वाले वीडियोस में कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स लेके ज़रूर ट्राई करेंगे कि उन प्रोजेक्ट्स को कैसे बनाया जाता है, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। आप अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को चाहते हैं कि हम आपको वो सिखाएं, तो वो आप ज़रूर अपने कमेंट्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मी आशीष अग्रवाल साइनिंग ऑफ, एंड मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।